between the theory and practice of democratic politics was very painful to sensible and sensitive people like Trollope. यानी कि जो कंट्रास्ट था बिटवीन द थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेटिक जिसके अंदर जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वो होती हैं जो कि जैसे पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है ना वो डेमोक्रेटिक है, जमहूरियत है इसमें, डेमोक्रेटिक उस जमहूरियत को कहते हैं। डेमोक्रेटिक ऐसा हुकूमत है, एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर अवाम की राय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि अवाम सेलेक्ट करती है कि उनको उन पे हुकूमत कौन करेगा। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं वोटिंग करके वोट देते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म या सदर कौन होना चाहिए। तो ये जो है इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, थ्योरी यानी कि सिंपल जो दूसरी एक्सेप्ट यानी पॉलिटिक्स से हट के जब आप थ्योरी लिखते हैं, कोई ना कोई इश्यूज लिखते हैं, वो और डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है इनका जो कंट्रास्ट था, इन दोनों का, दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। वॉज वेरी पेनफुल टू सेंसिबल, यानी कि सेंसिटिव और सेंसिबल लोगों के लिए ना ये जो कंट्रास्ट था, दो चीज़ों को लेके चलना और इन पे फोकस करना, इनको पढ़ना उनके लिए बहुत पेनफुल था। और ट्रोलोप के लिए भी जो है ना ये बहुत इसको मतलब पेनफुल था। एक तरफ के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही हैं, दूसरी तरफ जो है उनके जो सोसाइटी के इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मैम मेरी 5% चार्जिंग है तो मैं क्या करूँ? आप चार्जर लगा लो लाइट ना भी नहीं साथ। है। लाइट नहीं है, चलें आप बाद में मैम वो अटेंड कर लें। मेरे पास वो सॉकेट नहीं है ना कोई। रिकॉर्डेड लेक्चर आप कर लेना फिर बाद में। रिकॉर्डेड मैम मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसे समझ आ रही है फिर बाद में लैपटॉप समझ नहीं आती। लैपटॉप है रिकॉर्डेड आपके पास? मैम बोला है मेरे सॉकेट नहीं है इधर मेरे पास मेरे रूम में। अदरवाइज लगा तो सोलर हुआ है, कोई वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ले आए ना जाके, मतलब 2 मिनट तो लगेंगे, अगर है तो ले आए। ओके मैम आप रुकती हैं 2 मिनट के लिए? अच्छा चले, मैं स्टॉप करती हूँ 2 मिनट। आ गया। मैम आप बोले मैं सुन रही हूँ, तो मैं लैपटॉप ऑन करके तो कनेक्ट कर देती हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलें ठीक है। यस मैम आप बोले। ओके तो यहाँ पे जो है ना डेमोक्रेटिक जो एक प्रैक्टिस हो रही थी, यानी कि प्रैक्टिकली काम हो रहा था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही थी प्रैक्टिकली, और इस पे जो एक थ्योरी थी, इन दोनों का कंट्रास्ट था। यानी कि लोग के कहे पे बिलीव किया जाए या फिर जो हो रहा है उस पे बिलीव किया जाए, ये लोगों के लिए, और जो सेंसिटिव पीपल थे और ट्रोल ऑफ खुद, उसके लिए जो है ये बहुत उस टाइम पे जो है ना मुश्किल हो रहा था कि किस चीज़ को फॉलो किया जाए, क्या मतलब एक बहुत पेनफुल जो है ना वो टाइम पीरियड था सेंसिटिव लोगों के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द टॉल क्लेम्स ऑफ पॉलिटिशियन के जितने भी वो पर्सनल इंटरेस्ट बेस पे जो इनके क्लेम्स थे, वो उनके होने के बावजूद इंटरेस्ट मोटिवेटेड ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट इन द चर्च विद इन देयर परव्यू। इनके जितने भी क्लेम्स थे, टॉप क्लेम्स ऑफ पॉलिटिशियंस, पर्सनल इंटरेस्ट मोटिवेटेड ऑल अपॉइंटमेंट्स। उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे उस बेस पे उन्होंने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी ना उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया था। यानी कि उनके जो अपने जैसे इस नॉवल के अंदर बताया गया कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है रह के, यानी सारे के सारे पॉलिटिक्स ही खेल रहे थे, सियासत के साथ जो है वो एक हरबा इस्तेमाल कर रहे थे सियासत का। तो अपने लिहाज से जो है ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे वो जो जितनी भी पोस्ट है वो दी जा रही थी चर्च के अंदर, ठीक है। विद इन देयर परव्यू क्या होता है? क्या चीज? परव्यू का मतलब आप में से किसी को बताओ? यानी कि किसी में विद इन जो द है व्यू। परव्यू का मतलब है लिमिटेड। हाँ जी, विद इन एन, विद इन द व्यू। हाँ जी, विद इन द व्यू या विद इन रेंज और लिमिटेड, ठीक है। तो एक लिमिट के अंदर रह के जो है ना विद इन देयर परव्यू, एक लिमिट को फॉलो करते हुए वो, यानी कि एक जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिक्स चलाई इस नॉवल के अंदर, हमने देखा कि जो है मिसेस फूडी ने
अपनी पोस्ट को यूज करते हुए उसने जो जिसकी सिफारिश आई थी क्वरफुल की और मिस्टर स्लोप को अपनी मर्जी से हायर कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक लिमिटेड रेंज के अंदर यानी कि कोई किसी किस्म का जो है ना किसी को इसका कहते हैं ना चुप चुपी से सीक्रेटली किया अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स देना शुरू कर देते थे सेल्फ इंटरेस्ट पे की बेस पे। तो चर्च के अंदर ये पॉलिटिक्स चल रही थी। The prime ministers considered political tendencies and affiliations of the candidates as an essential factor in making the choice for such appointments. यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो कंसिडर करता था ना पॉलिटिकल टेंडेंसीज क्या होती हैं? टेंडेंसी किसको कहते हैं? टेंडेंसीज को बोलते हैं शायद। हाँ, गुंजाइश या नरमी। गुंजाइश, हाँ इसी सेंस में इसका। प्राइम मिनिस्टर्स कंसिडर्ड पॉलिटिकल टेंडेंसीज यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जितनी उनके पास वो रेंज रेंज थी ना, हाँ एग्जैक्टली जितनी उनके पास गुंजाइश या रेंज थी ना उसके अंदर एफिलिएशंस ऑफ द कैंडिडेट्स एज एन एसेंशियल फैक्टर इन मेकिंग द चॉइस फॉर सच अपॉइंटमेंट्स। तो वो क्या कंसिडर करते थे कि पॉलिटिकल जो टेंडेंसीज थी पॉलिटिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा जिसकी कह लें कि उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो कि उनकी सुने। जैसे हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि जो जिनको लगता है ना कि हमारी इस बंदे के सामने चल सकती है, ये हमारी सुन के चलेगा, उसको वो जो है ना समझते थे। उनको टेंडेंसीज और एफिलिएशंस जो है ना उनको कैंडिडेट समझते थे कि ये वाली पोस्ट इनको जो अपॉइंटमेंट्स हैं और पोस्ट हैं ये ऐसे लोगों को दी जाए। ठीक है, तो क्या करता था जो प्राइम मिनिस्टर्स कंसिडर्ड पॉलिटिकल टेंडेंसीज इसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर आप ये देखते हैं लोग जो है ना जो पॉलिटिक्स हैं वो ये देखते हैं कि हम जो अपने अंडर किसी बंदे को हायर कर रहे हैं या हम किसी को पोस्ट देना चाह रहे हैं तो वो बंदा हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। जैसे मिसेस प्रूडी है, ठीक है, बीइंग बिशप और वाइफ ऑफ बिशप, उसने जो है मिस्टर स्लोप को चूज किया क्योंकि उसे पता था कि ये मेरी सुनेगा। ठीक है, और मिस्टर स्लोप ने वो किया जो उसको मिसेस प्रूडी ने कहा और इस तरह से फिर वो अलग बात है कि आगे उसने अपनी मर्जी करना शुरू कर दी थी। हिपोक्रिटिकल उसके इश्यूज चल रहे थे लेकिन पॉलिटिकल जो टेंडेंसीज है ना इसमें ये आता है एफिलिएशंस ऑफ द कैंडिडेट्स यानी कि किस चीज से वो एफिलिएट करते हैं, किस चीज से उनका जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्ट कर रहे हैं, जो वोट जिनको चाहिए वोटिंग की बेस पे उनको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, वो किस से एफिलिएट करते हैं। यानी कि कोई उनकी टाइप का बंदा जिसको वो रखना चाहते हैं इसी फील्ड से, मतलब इसी लोगों से वो एफिलिएटेड है, या फिर वो उसकी कोई इरादा ही वो अपने ही चलाना चाहता है या अपने उसके थॉट्स हैं या व्यूज हैं। तो वो इन चीजों को एफिलिएशंस और टेंडेंसीज को लेके चलते थे और फिर अपॉइंट करते थे। ये इश्यू चल रहे थे चर्च के अंदर। ठीक है, फिर है ट्रोनोप डिप्लोर्स दिस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पॉलिटिक्स। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से वो हायर कर रहे थे डिफरेंट पोस्ट के को ले रहे थे। डिप्लोर्स का मतलब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो है लेमेंट्स करना, अफसोस करना। ठीक है, तो वो अफसोस करता है, उसको बहुत मतलब एक सैडली एक्सप्रेस कर रहा है उसने इस तरह के अफेयर्स को कि पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह के जो है वो चर्च के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है और उसके अंदर इस तरह के जो इश्यूज हो रहे थे विच हैड बाय नाउ करप्टेड वाइटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द चर्च एंड द प्रेस। प्रेस यानी कि जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया में मीडिया को भी उन्होंने अपने अंडर रखा हुआ था। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे मीडिया हैं, ऐसे चैनल्स हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट किसी के जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट जो पार्टी है उसके जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स और उनके बारे में जो है ना उनके खिलाफ कुछ ना कुछ दिखा रहे होते हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस है ना जो चर्च के अंदर और जो प्रेस के जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको ये करप्टेड थे, तो उन पे जो है ना ये लमेंट करता है और उन्हीं को उसने पॉइंट आउट किया है इस नॉवल के अंदर। ठीक है, the sad decline of the clergy is aptly traced out through 6 novels known as Burset Chronicles, of which Barchester Towers is the second volume। ये सीरीज का बताया जा रहा है जो 6 नॉवेल्स की सीरीज हैं जिसके अंदर क्रॉनिकल की बेस पे जो है ना
जो है माहम ये शाज़ीना ने जॉइन किया है, तो शाज़ीना की भी अटेंडेंस लगा देना, ठीक है? तो ठीक है मैम। चर्च के इश्यूज़ थे और बचेस्टर टॉवर्स के जो है ना, ये जो सीरीज़ इसने शुरू की थी चर्च इश्यूज़ पे, वो जो है ना सेकंड वॉल्यूम है, बचेस्टर टॉवर जो है ना सेकंड वॉल्यूम पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। तो ये जो सैड डिक्लाइन ऑफ द क्लर्जी इज़ एप्टली का मतलब एप्टली का मतलब होता है सूटेबल, कोई चीज़ मुनासिब तरीके से उसको जो है ना आप ना किसी से बहुत ज़्यादा लगे, ना किसी चीज़ एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, बल्कि बाकी जितने भी इश्यूज़ थे उनको बैलेंस लेके सूटेबली उसको प्रेजेंट करना। तो उसने सूटेबल वर्ड्स के थ्रू और सूटेबल इवेंट्स के थ्रू ट्रेस किया है, जितने भी वहाँ उस टाइम के क्रॉनिकल इश्यूज़ थे, उनको अपनी 6 बुक के अंदर ट्रेस किया है, ठीक है? ओके, ट्रोलोप इज़ अ मास्टर स्टोरी टेलर। अब ये हर एक पैराग्राफ में ना कोई उसने ये स्काई कौन है? मैम मैं हूँ। आप कौन है? अच्छा, नायाब। अच्छा नायाब है। तो जो है हर पैराग्राफ के अंदर आपको नया पॉइंट जो है ना वो मिल रहा है कि इसने कौन-कौन से पॉलिटिक्स के अंदर किस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को किया है, पॉलिटिकल इश्यूज़ को, सेल्फ इंटरेस्ट को इश्यूज़ को, और किस तरह से नॉवल के अंदर हैं, ये ऑलरेडी अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। Trollope is a master storyteller, though not always a master plot maker. The charm of his style and sequence of events have a lot to interest the reader. उसके जो स्टाइल और सीक्वेंस है इवेंट्स को लेके चलने का, वो जो है इंटरेस्ट बढ़ाता है रीडर्स का उसके राइटिंग को पढ़ने के लिए. Some of the details in some novels are not मैम easily. आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज हाँ जी। ठहरे, मैं जरा इसको स्टेबल करती हूँ. हाँ जी, अब बताएं, आप ठीक आ रही है? आप ठीक है? हाँ जी, बताएं, आप ठीक आ रही है आवाज? एक दफा मुझे मैम नहीं बोल रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, यस अब आ रही है। यस मैम, अब ठीक है। मैम अभी स्क्रीन हो गई शो? यस हाँ जी। मैम। ओके, यस. सो लास्ट पे हम पहुंचे थे जस तो उसने जो है उसकी राइटिंग के अंदर एक स्टाइल और सीक्वेंस की वजह से उसके रीडर्स को उसकी राइटिंग पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होता है. सम ऑफ द डिटेल्स इन सम नॉवेल्स आर नॉट इजीली असिमिलेटेड मतलब असिमिलेट करना एहतसाब किसी को हाँ एहतसाब एहतसाब वो क्या होता है? आई थिंक सो एहतसाब करना। असिमिलेट होता है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को. आई थिंक सो. हाँ तो एहतसाब वही होता है ना, अच्छा, उर्दू एहतसाब में वही होता है ना। आई डोंट नो एहतसाब का मीनिंग मुझे नहीं पता. एहतसाब करना यानी किसी का एनालिसिस करना। अच्छा ओके रुबाब रुबाब आप शायद कमर की तरह ना शदीद उर्दू बोलती हैं। असल में इसमें ना किसी का कसूर नहीं है, टीचर्स का सम टाइम ऐसा ही होता है सीन. मेरे साथ भी ऐसा सीन है कि मेरी समटाइम्स मैं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बोलती हूँ कि वो बच्चे को समझ नहीं आते, या कुछ जाना मतलब कोई ना कोई ऐसे बोल देती हूँ समटाइम्स, और कई बार मुझे बच्चों के वर्ड समझ नहीं आते क्योंकि मेरी उर्दू बहुत ही खराब है. मतलब आई डोंट नो, वो हालांकि इस तरह से कभी रहा भी नहीं है, उर्दू बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, समझी है स्कूल कॉलेज लेवल पे, तो बोलते भी रहे हैं, फिर भी जो है ना वो ये वर्ड समटाइम मुझे बहुत जो है ना वो समझ नहीं आते इजीली. मैम उर्दू के कुछ वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं जो समझ नहीं आती। वाकई नहीं सर, पता नहीं. जो कमर है जब ना पढ़ा रहे हाँ सर, कमर जब पढ़ा रहे मैम होते हैं ना तो उर्दू वो ट्रांसलेट इंग्लिश वाली उर्दू में इतनी मुश्किल ट्रांसलेशन करते हैं कि इंग्लिश की समझ आ जाती है, उर्दू की नहीं आती. मैम ये जो उर्दू ग्रामर है ना, उर्दू ग्रामर वो इंग्लिश ग्रामर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वाकई ये मैंने बहुत खुद मुश्किल है उर्दू नोट ग्रामर। किया है कि पता नहीं एमए उर्दू लोग कैसे कर लेते हैं.
इंग्लिश के तो फिर आप मीनिंग्स आपको पता चल जाता है, सिनोनिम्स होते हैं, सेम उर्दू मीनिंग्स बहुत होते हैं। मुश्किल है। उर्दू बहुत अगर आप उर्दू की उसकी ग्रामर पे आप चले जाए ना, जैसे हम ये पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं या दूसरी हाँ, चीजें करते हैं, पार्ट ऑफ फिगर्स एग्जैक्टली, करते हैं, उर्दू इतनी आसानी से समझ ही नहीं आती। बहुत ज्यादा वाकई। ये कुछ मैंने लोग मैम मास्टर्स करते हैं उसमें पाक स्टडीज में, तो फिर देख लें वो कौन से लोग होते हैं। वो भी इसी दुनिया के लोग होते हैं। बस उनका मैं तो स्टेमिना बड़ी है। इंटरेस्ट की हैरान बात हूँ। है ना, अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है ना यार। हाँ, हाँ ये बिल्कुल वाकई ऐसे बिल्कुल। ही है। कुछ लोग उर्दू में पॉलिटिक्स वो मेरे साथ लोग हैं मैम, इंग्लिश में पढ़ते हैं। मैम हिस्ट्री के लोग हैं मेरे साथ, सही बात है। मैम फिंगर टिप्स पे उनके सारे इवेंट्स हैं, फलानी हाँ। डेट को ये हुआ, फलानी डेट को ये हुआ, फलानी डेट को ये हुआ, ऐसे लोग हैं। मेरे साथ यार मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी तो लोग होते हैं ना जो मैथ्स में मास्टर्स करते हैं। मैथ में बिल्कुल पीएचडी किया हुआ है सर इमरान ने, पीएचडी की हुई है मैथ में। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी एक तो भी फ्रेंड है, उसने मास्टर सॉरी एमफिल किया हुआ है इसमें मैथ्स में। तो हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है, और जिसका बिल्कुल इंटरेस्ट इंटरेस्ट के, बहुत ही मास्टरली उस पे उनकी अप्रोच होती है। बिल्कुल। तो एनीवेज हम इंग्लिश में आ जाते हैं, उर्दू छोड़ दें। तो एसिमिलेशन का मतलब ये है, एसिमिलेटेड का यानी कि टॉक ये अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना किसी चीज को। हाँ जी। तो उसके जो नॉवेल्स हैं, सम ऑफ द डिटेल्स इन सम नॉवेल्स आर नॉट इजीली असिमिलेटेड, यानी कि इजीली उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। द स्टोरी मूव्स एट अ स्लोली स्टेडी स्टेडी पेस लाइक जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की जिस तरह की स्टोरी। इसका क्या मीन है? किसका? Assimilate, ये जो आपने बोला। एसिमिलेटेड का मतलब है अंडरस्टैंड करना या एनालिसिस करना, जैसे रुबाब ने बताया, यानी किसी चीज को समझना। तो जेन ऑस्टन जिस तरह से स्लो और स्टेडीली चलती है ना, एक सीक्वेंस के साथ स्टोरी के अंदर मूव करती है, इसी तरह से इसकी भी ये जो है ना क्वालिटी है। इसकी थीम्स और इसके इवेंट्स का एक सीक्वेंस होता है। द कास्ट इज यूजुअली हैवी विद मोर देन वन ऑफ द कैरेक्टर्स प्लेइंग रोल ऑफ, यानी कि जो है हैवी विद मोर देन वन ऑफ द कैरेक्टर्स, जो जैसे कि एक सेकंड में इस लाइट को कंप्लीट कर लेती हूँ। प्लेइंग रोल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल सिग्निफिकेंस, ठीक है। यानी कि इसके जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं नॉवल के अंदर, वो जो कास्ट है उसकी, वो कह लें कि मोर देन वन कैरेक्टर्स, एक जो है ना जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। हैवी उस सेंस में है कि सिमिलर कैरेक्टर नहीं है, हर एक कैरेक्टर अपने आप में डिफरेंट है और डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हर कोई डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अपने अपने रोल के अंदर, अपने अपने कैरेक्टर के अंदर जो है ना, हर कोई उसके वो उसको डिफरेंटली उसने डिपिक्ट किया हुआ है। तो इसके जो कास्ट है, इस सेंस में कहा जा रहा है कि ये बहुत हैवी है। कास्ट इज यूजुअली हैवी विद मोर देन वन ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो है ना, मेजर कैरेक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा ऐड किए हुए हैं और हर कैरेक्टर अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। प्लेइंग रोल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल सिग्निफिकेंस। इक्वल सिग्निफिकेंस का होगा कि यानी कि इक्वली अपने अपने कैरेक्टर में इक्वली उनको बैलेंस मेंटेन रखते हुए प्रेजेंट करना। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज यूजुअली वेल मेंटेन्ड। कॉज इफेक्ट का क्या होता है, कौन सा रिलेशनशिप होता है? कॉज एंड इफेक्ट। ये तो बहुत सिंपल। वजह होती है ना, कोई असर कॉज तो वजह छोड़ता है। होती है ना। हाँ जी, ये ना एक इन जब कॉज इफेक्ट को हम इकट्ठा यूज करते हैं ना, तो इसके एक जो है ना एक टर्म बनती है, मतलब इसका प्रॉपर मीनिंग बनता है। कॉज इफेक्ट का किसी मतलब ये चीज है का असर अंदाज होता है। कि जो है ना कोई एक इवेंट या कोई एक ऐसी रीजन जो है ना कॉज बनती है, दूसरे इवेंट की जो है ना वजह बनती है, और उस इवेंट के इफेक्ट्स की बेस पे जो है ना रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। यानी कि एक इवेंट होता है ना, ठीक है, वन इवेंट कॉजेज एनी अदर इवेंट, ठीक है। एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट अकर होता है, तो वो उस इवेंट के इफेक्ट्स की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि पहले कॉज अकर होता है और फिर उसके इफेक्ट्स की वजह से दूसरा एक जो है इवेंट अकर होता है उसके कॉजेज की वजह से और इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप उसको कहते हैं। समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। तो कॉज जो है, इफेक्ट पहले कॉजेज बनते हैं
हर रिलेशनशिप के अंदर या जहाँ पे भी जो इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती हैं, पहले कॉज बनते हैं, फिर उसके इफेक्ट्स होते हैं। उस किसी यानी कि कोई वजह बनती है किसी इवेंट की या रिलेशनशिप की, उसके बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसकी बेस पे एक और फिर कोई इवेंट अगर होता है, रिलेशनशिप अगर होता है बनता है, तो उस वो पिछले इफेक्ट्स और कॉज की वजह से बनता है। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप उसको कहते हैं। तो इसको इसने मेंटेन रखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से। कैरेक्टराइजेशन पे आते हैं, तो कैरेक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं रीड करूँ या ना करूँ, ये मुझे बताएं। कैरेक्टराइजेशन उसने किस तरह से की हुई है, ये आपने अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं सबको, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन किया था, ठीक है, याद है ना? यस वो हमने Yes, पता है हाफ किया था, हमने कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। तो Yes, ma'am. अभी हाफ उसका कंटिन्यू मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके जो नीचे डिटेल्स दी गई है ना वो बहुत ही इरेलीवेंट है। मतलब इस तरह से दिया हुआ है जैसे समरी होती है किसी चीज के बारे में, आप किसी स्टोरी को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो स्टोरी शक्ल में दिया हुआ है, उसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का कोई पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ उसमें। तो मैंने नीचे वाला सारा पार्ट स्किप करके ना न्यू फाइल वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर दी है। तो मैं ये फाइल भी आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, और वो भी सेंड कर दी। ओके मैम। और सेकंड चीज आपने ये करनी है कि जो थीम्स और कैरेक्टराइजेशन हमने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की है, इसमें अब ये इसमें थीम्स भी आपने कर ली हुई हैं काफी, आपको जो है पहले वाले में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है। तो थीम्स आपने देखनी है इसमें कौन कौन सी है, उसमें आपने नॉवल की जो समरी है वो पढ़ के खुद निकालनी है उसमें से, ठीक है। ये आपका क्रिएटिव वर्क होगा एक तरह से, ठीक है। और सेकेंडली कैरेक्टराइजेशन और ये थीम्स और जितने भी पॉइंट्स हैं ना इसमें, ये सारे आपको जहां जहां से जो जो मिले ना इसको बेशक आपस में मर्ज कर लेना है। ये नहीं समझना कि ये फाइल और है ये फाइल और है, फाइल्स डिफरेंट हैं, चीजें वही हैं, सेम हैं, आपस में मर्ज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं उनको, जो जो जिस पॉइंट से जिस पे जहाँ पे फिट हो रहा है उसको उठा के वहां पे ऐड कर सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अभी बता देती हूँ, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है, एक्लेसियास्टिकल बैकग्राउंड है जो अभी हमने करना है, इसकी थीम्स हो गई, ठीक है, और जो मेल जेन ऑस्टन वाला क्वेश्चन है वो लाजमी आपने करना है, और कैरेक्टर ऑफ मिस्टर स्लोप, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, इस पे क्वेश्चन आता है प्रॉपर, ठीक है। जनरल 25 वो आई थिंक 2 और 3 पार्ट्स करने होते हैं, एंड पे क्वेश्चन होता है उसमें 4-5 पार्ट्स ही होते हैं, उसमें कहा होता है कि आप इसमें 2 और 3 अटेम्प्ट करें। तो उसमें जो है ना इस पे चॉइस दी होती है, इसमें मिस्टर मैम कौन सा क्वेश्चन बचेस्टेड वाला? हाँ क्या मतलब? ये क्वेश्चन का नेम क्या बोला है, मीन क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है? मिस्टर स्लोप का कैरेक्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है इसमें आ जाता है कैरेक्टर ऑफ मिस्टर स्लोप, यानी कि इसमें डिस्कस करें, इसको डिपिक्ट करें या जो भी स्टेटमेंट चेंज करके आ जाता है। सेकंड जो है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है। थर्ड है एक्लेसियास्टिकल बैकग्राउंड। इसके बाद कैरेक्टर्स का एनालिसिस तो आपने ऑब्वियसली वो करना ही करना है, थीम्स एक दफा देख लेनी है, ठीक है। फिर है मेल जेन ऑस्टन वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता होता है पेपर में। और एक्लेसियास्टिकल बैकग्राउंड जो एक हमारा टॉपिक अभी रहता है वो हम नेक्स्ट नॉवल के एंड पे कर लेंगे, ठीक है। तो वो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यही इसके टॉपिक है। तो आपने ये नहीं देखना कि पीडीएफ फाइल्स इनकी डिफरेंट हैं तो हम इनके इसको एक क्वेश्चन की तरह से करें। फाइल्स बेशक डिफरेंट है, अगर डाटा आपस में मैच कर रहा है या कहीं से कोई पॉइंट आप उठा के लिखना चाह रहे हो तो यू आर फ्री टू डू दो सो, ठीक है। उसमें मैम कितना और रह गया है? इसमें बस एक काम कितना रह गया? इसमें एक और पेज है, बस 1.5 पेज है। ह्यूमर, इसमें ह्यूमर है और पैथोस है बस। तो कैरेक्टराइजेशन वाला जो है ना ये आपने खुद देख लेना, ठीक है। वही चीजें हैं जो अच्छा। हम डिस्कस कर चुके हैं ना, उसमें बस 1-2 चीजें न्यू हैं, वो आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। इसमें बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज हुए हैं, ठीक है। ह्यूमर इसमें कैसे ऐड किया इसने, ह्यूमर की थोड़ी सी 1-2 उसने टेक्स्ट की एग्जांपल दी हुई है। ब्यूटीफुली ब्लेंडेड ह्यूमर इज अ रिमार्केबल क्वालिटी आफ्टर ऑल ऑफ फिक्शन। अपना माइक मैं खुद ही म्यूट कर देती हूँ, किसका अनम्यूट था पहले? अच्छा, तो उसने जो ब्लेंड किया हुआ है, ह्यूमर इज अ रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ ट्रोल ऑफ फिक्शन, यानी कि इसके जो मैम डार्क ह्यूमर इसने यूज किया हुआ, हर एक को क्रिटिसाइज किया हुआ, उसने कोई ऐसा कोई कॉमिक तो नहीं था। कॉमिक नहीं था ना, यही वो कह रहा है कि एक जो है ना ह्यूमर जो है ना
रिमार्केबल क्वालिटी अगर कहा जा रहा है ना, तो वो हम पढ़ते हैं ना, फिर आपको थोड़ा समझ आ जाएगी कि किस सेंस में कहा जा रहा है। द कैरेक्टर्स एंड द इश्यूज आर सीरियस, देयर इज नथिंग कॉमिक इन द सीन्स एंड द कैरेक्टर्स। वो खुद भी यहाँ पे यही कह रहा है कि कुछ भी कॉमिक नहीं हमें नजर आता कि जिसपे हम कह सकें कि ये ह्यूमर है, ठीक है। बट द But the underlying absurdity of the action strikes a note of delightful humor. Underlying absurdity यानी कि हम हर एक करेक्टर को, अंडरलाइन होता है ना कि कभी आपने टर्म पढ़ी है ये अंडरलाइन? अंडरलाइन होता है ना कि लाइन को अंडरलाइन करना, ठीक है। तो अंडरलाइन का मतलब है कि नीचे से जो चीज जो नीचे लाई कर रही है, नीचे जो पड़ी हुई है चीज, ठीक है। आपका बहुत सारा सामान पड़ा होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि सामान के नीचे से कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको पता है वो नीचे से ही मिलेगी, तो आप नीचे से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि आप अंडरलाइंग एब्सर्डिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंडरलाइन एब्सर्डिटी के हर एक करेक्टर जो है ना, एब्सर्डिटी होता है ना मीनिंगलेसनेस, तो मीनिंगलेसनेस जो उनकी नजर आती है हमें नॉवल के अंदर, जहाँ पे वो हमें हम देखते हैं कि ये जो करेक्टर ये हरकतें कर रहा है, इसका क्या मकसद है, बहुत ही फजूल किस्म का कर रहा है, हम इस तरह से उस पर कमेंट देते हैं। तो वो जो फजूल किस्म का है ना, उसको एब्सर्डिटी कहते हैं। तो उसकी अंडरलाइन एब्सर्डिटी यानी कि सामने सामने कैरेक्टर्स, तो हमें बहुत उनकी हमें क्वालिटीज पता चल रही हैं, क्वालिटीज कौन सा कैरेक्टर कैसा है ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो वो कैरेक्टर अपने आप में एब्सर्ड हैं, तो उनकी उस एब्सर्डिटी पे हमें समटाइम्स हंसी आती है, वो हमारे लिए डिलाइटफुल होते हैं। जैसे कैरेक्टर ऑफ मिस्टर स्लोप है, तो अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें हंसी भी आती है कि ये क्या तरीका हुआ, एक तरफ मिसेस बूटी के साथ है, वो उसकी मान के चल रहा है, एक तरफ वो अपने चला रहा है, एक तरफ वो मेडलाइन के साथ है, एक तरफ वो एलिनर के साथ है, तो हमें उसके कैरेक्टर को पढ़ के हंसी आती है, ठीक है। फिर हमें जो एलिनर बोल्ड और मेडलाइन है, इनको पढ़ के भी हंसी आती है। मतलब इस तरह के जो हमें ना उनकी हरकतें कॉमिक नहीं होती हैं, ना ही इस तरह के सीन्स कॉमिक होते हैं, लेकिन उनका वो कैरेक्टर्स इस तरह से हैं कि हमें ऑटोमेटिकली इनको पढ़ के ना हंसी आती है। तो वो डिलाइटफुल जो ह्यूमर होता है ना, ये इस सेंस में इसका कहा जा रहा है, ठीक है। समझ आ गई है? यस मैम, आ गई Okay. है। Dr. Stanhope's daughter Madeline Neroni spends too much on her wardrobe, यानी क्लॉथ्स, अपने जो wardrobe उसके कपड़े जूते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्पेंड करती है। अब देखिए, आप खुद किसी के बारे में बात करें तो आप बहुत ही उसका मजाक उड़ाते हुए बात करते हैं, हंसी आती है आपको। तो ये उस सेंस में है, ठीक है, कि वो अपने जो है अपने ऊपर अपने कपड़ों पे बहुत ज्यादा खर्च करती थी। एंड हिज सन मिस्टर स्टैनहोप का जो बेटा था, बैटी स्टैनहोप, इज ऑफन इन डेप्ट, यानी पे उसके कर्जा चढ़ा जाता था। रेफरिंग टू द टेलर्स बिल, डॉक्टर स्टैनहोप ग्रम्बल्स दैट मेडलाइन स्पेंड्स टू मच ऑन क्लॉथ्स, यानी कि वो टेलर का जो बिल आता था उसका वो रेफरेंस देते हुए ना उसने कहा कि ये जो मेरी बेटी है ये बहुत ज्यादा कपड़ों में खर्च करती है, यानी कि टेलर का बिल इतना ज्यादा बनता था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं ह्यूमर के, ठीक है। His daughter Charlotte says, उसकी बेटी ने क्या कहा कि she has little to amuse her, सर उसने कहा कि अपने वो बाप को कह रही है she has little to amuse her, कहती है इसमें amusement की बहुत कम पॉइंट्स हैं, इसका मेन फोकस जो है ना अपने आप पे ही है, मतलब ये पैसा खर्च करती है अपने पैसे ये कपड़ों पे और ये वो, तो कहती है कि इसकी अम्यूजमेंट में जो है ना ये एंटरटेन नहीं करती है, ये कोई फन वगैरह इसमें नहीं है, ये बहुत बोरिंग है। अजान हो रही है, हम जरा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने कहा शी हैज लिटिल टू अम्यूज हर, सर कि उसके पास जो है लोगों को अम्यूज करने के लिए बहुत ही कम अपने आप में इस तरह की क्वालिटीज हैं, ठीक है। और फिर डॉक्टर क्या कहता है, उसका फादर क्या कहता है कि आई सपोज ही वाज नथिंग टू अम्यूज हिम, ही हैज नथिंग टू अम्यूज हिम, यहाँ पे शी आएगा, आई थिंक शी हैज नथिंग टू अम्यूज हिम, यानी कि वो कहती है कि उसका बाप कहता है कि यानी कि वो मुझे भी अम्यूज करने के लिए उसके पास बहुत कुछ कम है, ठीक है। यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे शी आएगा, आपने खुद एडिट कर लेना इसको। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही है आवाज, मैंने म्यूट किया हुआ था, मैं बोली जा रही हूँ साथ, तो मैंने अभी देखा। अच्छा, has nothing to amuse him, said the doctor, throwing over another letter to his मैम daughter. आपकी रिमेनिंग टाइम 2 मिनट है। हाँ जी, ठहरे मैं ना मीटिंग दोबारा से अरेंज करती हूँ, ये मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ,
नई मीटिंग का। ओके मैम। पता नहीं ये क्यों इशू आता है, मैंने इतनी दफा इसका टाइम चेंज किया है।